Hello students, welcome to all of you once again in this continuation of life process. As you all know कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रिगार्डिंग टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और यू कैन कॉल ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, उसको समझा है कि कैसे हमारा हार्ट काम करता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, राइट। फिशेस के अंदर सर्कुलेशन कैसा होता है, एम्फीबियंस में सर्कुलेशन कैसा होता है, वगैरह वगैरह। और उसी के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग थे, एज यू ऑल नो वेरी वेल, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक रिमेनिंग थे। आई कैन कॉल, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ब्लड वेसल इज रिमेनिंग। मैंने बताया था कि आप लोग ब्लड वेसल अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, कैपिलरीज क्या है, राइट। सेकंड रिमेनिंग वाज प्लेटलेट्स। जब हमने ब्लड पढ़ा था तो ब्लड में ब्लड कॉर्पस्कल्स पढ़े थे, फॉर्म पार्टिकल्स पढ़े थे, फॉर्म सेल्स पढ़े थे, उसमें हमने प्लेटलेट्स देखा था। तो प्लेटलेट्स कैसे ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैंने बताया था कि हम लोग इसको डिटेल में समझने वाले हैं, तो आज हम लोग समझने वाले हैं, राइट। थर्ड इज लिम्फ। बेसिकली लिम्फ भी एक फिजियोलॉजिकल फ्लूइड है एज लाइक योर ब्लड, और उसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर, तो आज हम लोग वो भी समझने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। लाइफ प्रोसेस का कंटिन्यूअस सेशन चल रहा है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल, प्लेटलेट्स एंड लिम्फ, जो आपके एनसीईआरटी में कवर किया हुआ है। क्लियर? चलो तो देखते हैं। So first we'll go with this blood vessels, right? As you all know very well कि blood vessels की अगर बात करूँ humans के अंदर, हमारे अंदर, so तीन अलग अलग blood vessels आती हैं, right? एक ऐसी blood vessel है हमारी बॉडी में जो oxygenated blood कैरी करती है all over the body of human, है ना। We are calling it as a artery, मतलब कि ऐसी blood vessel जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर जाती है और हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, दैट्स अ आर्टरी। तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यहां पे मैं लिख देता हूं दैट्स अ आर्टरी, ठीक है, क्योंकि रेड कलर से दिखाया तो इट शुड बी योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? यहां पे अगर बीच में देखें तो दिस आर द सम स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ यू कैन कॉल ब्लड वेसल। बहुत ही छोटे छोटे टाइप के ब्लड वेसल होते हैं, वन सेल थिक्ड। कैसे होती है वो? ओनली वन सेल्ड थिक टाइप की ब्लड वेसल होती है। वी आर कॉलिंग इट एज अ ब्लड कैपिलरी, दैट्स अ ब्लड कैपिलरी। विल गो विद दैट कि क्या है, उसके स्पेसिफिकेशन के साथ भी हम लोग जाने वाले हैं, अभी के लिए समझ लेते हैं, राइट। तो वन सेल थिक जो सबसे छोटी ब्लड वेसल होती है हमारी बॉडी में, दैट्स अ ब्लड कैपिलरी, ओके। और ऐसी ब्लड वेसल जो कि अलग अलग ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हमारे हार्ट तक, वी आर कॉलिंग दैट एज अ वेन, दैट्स अ वेन। तो वेन भी आप लोगों को एज सच पता ही है क्या होता है, कैसा होता है, राइट। एंड दिस ब्लड शुड बी योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया हुआ है ना। तो यहाँ पे मतलब के स्पेशलिटी क्या है, अलग अलग ब्लड वेसल्स की स्पेशलिटी क्या है। अगर मैं सिर्फ आर्टरी की बात करूँ तो आर्टरी में अगर मैं बताऊं तो आर्टरीज की जो वॉल होती है ना, वो बहुत ही थिक होती है। आर्टरीज की जो वॉल रहेगी, लाइक दिस इज अ वॉल ऑफ आर्टरी, ये बहुत ही कैसी होती है, थिक वॉल होती है, ठीक है। और ये थिक वॉल्ड होती है, बहुत ही इलास्टिक टाइप की, बहुत ही इलास्टिक, यू कैन कॉल। आप लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने इलास्टिक फाइबर्स पढ़े होंगे, है ना। तो ये बहुत ही थिक वॉल्ड है और प्लस बहुत ज्यादा इलास्टिक है विद कंपेयर टू अदर, बहुत ज्यादा इलास्टिक इन नेचर है, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, इलास्टिसिटी बहुत ही अच्छी है। एंड दैट्स व्हाई वी मेजर द फ्लो ऑफ ब्लड और द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हम लोग समझने वाले हैं क्या है, कैसा है, लेकिन अभी के लिए आपको बता दूं कि हम लोग जब स्पिग्मोमेनोमीटर लगा के डॉक्टर जब ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट का चेक करते हैं तो वहां पे हम लोग ब्लड प्रेशर ऑलवेज चेक करेंगे आर्टरी में। तो आर्टरी में ही क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो मेजरमेंट किया जाता है ऑलवेज। कैपिलरी में और वेन में ब्लड प्रेशर मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। क्लियर विद दिस? सो बेसिकली एक समझ में आ गया कि थिक वॉल्ड होती है आर्टरीज, और क्या होती है, बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है, मतलब कि ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर होते हैं जिसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स बहुत ज्यादा है, राइट। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन मेजर ब्लड प्रेशर ओनली इन द केस ऑफ आर्टरी। और आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी, राइट। क्लियर विद दिस? ओके। दूसरा हम लोग चलेंगे ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज की अगर बात करूं तो ब्लड कैपिलरीज बहुत ही छोटी छोटी होती है एंड वन सेल्ड थिक होती है, बहुत ही छोटी रहेगी, माइन्यूट रहेगी, है ना। अब यहां पे भी थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत कम रहेगी, है ना। एंड दिस ब्लड कैपिलरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहां पे लिख देता हूं मैं, दिस ब्लड कैपिलरीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेल्स एंड टिश्यूज, है ना। लेट्स से कि दिस इज अ
सेल। तो ये सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन रहेगा, तो दिस शुड बी योर ब्लड कैपिलरी, दिस इज ब्लड कैपिलरी। समझ में आ रहा है ना? मतलब जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना है ना, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। लेट्स से कि यहाँ पे एक मटेरियल है, इसका एक्सचेंज करना है तो वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड में कुछ मटेरियल है उसका एक्सचेंज करना है तो वो सेल में जाएगा, राइट। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जब कभी करवाना है तो वो कौन करेगा, ओनली ब्लड कैपिलरी करेगी, बिकॉज उसका डायमीटर बहुत ही थीन होता है, वन साइड थिक होती है ना। तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बाय डिफ्यूजन, बाय ऑस्मोसिस, है ना, या फिर अदर प्रोसेस से भी, मॉडर्न मैकेनिज्म से भी हो सकता है। क्लियर विद दिस? तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होना है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होना है वो ऑलवेज कहां पे होगा, एट द साइड ऑफ योर ब्लड कैपिलरी, जो आप लोगों को यहां पे दिख रही है, राइट। एट लास्ट हम लोग देखते हैं यहां पे दिस इज वेन। वेन एज सच बहुत ही, यू कैन कॉल, उसका जो वॉल होती है ना, बहुत ही लाइक उसका ल्यूमेन बड़ा रहेगा, डेफिनेटली उसका ल्यूमेन बहुत ही बड़ा रहेगा विद कंपेयर टू आर्टरी, लेकिन वो कैसे रहेगी, बहुत ही यू कैन कॉल रिजिड होती है, रिजिड। मतलब कि अगर मैं कंपेयर करूं आर्टरी विद दी वेन, तो आर्टरीज में इलास्टिक फाइबर ज्यादा रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी, और वेन में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को नहीं देखने को मिलती है। बेसिकली वेन का फंक्शन क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, राइट। याद करो मैंने बताया था सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी। तो वो क्या कर रहे थे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग बॉडी के टिश्यू पार्ट से कहां पे लेके आते हैं, हमारे हार्ट पे लेकर आते हैं। क्लियर विद दिस? चलो, तो ये हो गया हमारा वेन। वेन में अभी दूसरी चीज होती है, स्पेशल चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहां पे अगर मैं बताऊं तो इट हैज अ पर्टिकुलर वॉल। वेन में क्या होते हैं, वॉल होते हैं। अभी जो स्पेशल के वॉल्स होते हैं वेन के अंदर, जो कि आर्टरी में नहीं होते हैं, जो कि कैपिलरी में नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे होते हैं, अपने वेन में होते हैं। वेन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, बहुत ही रिजिड वॉल होता है, लेकिन स्पेशल टाइप के उसके अंदर वॉल्स लगे होते हैं। और ये वॉल्स क्या करते हैं, अगर ब्लड एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट ग्रेविटी अगर ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी में, तो उसका बैक फ्लो ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे वेन में स्पेशल टाइप के वॉल्स लगे होते हैं। क्लियर? इसको जब आप 11-12 के लेवल पे, नीट के लेवल पे समझने का ट्राई करोगे तो विल गेट टू नो, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, फिर कैपिलरी, फिर वेन्यूल्स, फिर वेन, है ना। तो बहुत बड़ा उसका ह्यूज क्लासिफिकेशन है, लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझ के रखना है कि आर्टरी का पर्पस क्या है, वेन का पर्पस क्या है, कैपिलरी का पर्पस क्या है, और थोड़ा थोड़ा हमने उसका डिस्कशन किया रिगार्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड को कैरी करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है, राइट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, सब कुछ करता है कौन, हमारा ब्लड वेसल, जो मैंने यहां पे बताने का आप लोगों को ट्राई किया है। आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। डन? चलो, तो नेक्स्ट पार्ट पे जंप करेंगे। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। बेसिकली आपको दिख रहा होगा, लेट्स से दिस इज अ ब्लड वेसल, दिस इज अ ब्लड वेसल, है ना, इसको मैंने ब्लड वेसल लिख दिया। यहां पे जो दिख रहा है दिस इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ओके। और यहां पे जो ब्लैक कलर का आपको जाल जैसा दिख रहा है ना, दिस इज ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज प्लेटलेट। तो एक चीज समझ में आ रही है अपने को, क्या समझ में आ रही है कि अगर किसी को इंजरी हो गई, लेट्स से कि मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं, लेट्स से कि मैं रनिंग कर रहा हूं और बीच में बड़ा सा पत्थर आ गया और मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई, है ना। सो दिस इज इंजर्ड पार्ट, दिस पार्ट इज योर इंजर्ड पार्ट, इंजर्ड पार्ट है। और इंजर्ड पार्ट में क्या हुआ, डेफिनेटली आरबीसी बाहर निकल रहा है, मतलब ब्लड बाहर निकल रहा है। देखो, लेकिन ब्लड के ऊपर किस तरीके से वेब लाइक स्ट्रक्चर, अगर हम लोग जाल बुनते हैं ना, जैसे स्पाइडर होता है वो कैसे जाल बनाता है, मकड़ी है ना, मकड़ी की जाल, तो उसी तरीके से प्लेटलेट ने क्या करा, यहाँ पे आरबीसी के ऊपर जाल बनाना स्टार्ट कर दिया है। वी आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एज अ प्लेटलेट प्लग, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीज क्या है, कैसा है, राइट। सो जब कभी किसी को चोट लगी, मतलब कि जहां पे नेक्रोसिस हुआ, नेक्रोसिस मतलब क्या, कि जो लिविंग सेल है, जो अपना एक्टिविटी सही से कर रहे हैं, उसका डेथ हो जाना, उसका डिस्ट्रॉय हो जाना, उसको किल कर देना, ठीक है। तो अगर कोई
किसी को चोट लग गई तो वो पर्टिकुलर एरिया पे नेक्रोसिस होता है, मतलब कि लिविंग सेल की डेथ होती है। जब नेक्रोसिस हुआ तो वहां पे क्या होता है, ब्लड वेसल जो होती है वो भी थोड़ी सी टूट जाएगी और वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ये मैसेज किसको मिलेगा, हमारे प्लेटलेट्स को मिलेगा, और प्लेटलेट्स क्या करेंगे, वहां पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देंगे, वेव लाइक स्ट्रक्चर। वी आर कॉलिंग इट एज अ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, राइट। अभी इतना आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी में, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ओलंपियाड लेवल पे सोचें तो इसी चीज को थोड़ा डिटेल में देखने का ट्राई करते हैं। इट मींस के वी आर गोइंग टू हैव द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। चलो देखते थोड़ा सा। सो दिस इज व्हाट वी हैव द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। एज यू नो वेरी वेल कि टिश्यू इंजर्ड हो गया, यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि टिश्यू इंजर्ड हो गया है ना। टिश्यू इंजर्ड होने से क्या हुआ, प्लेटलेट जो है, ब्लड प्लेटलेट्स वो एक्टिवेट हो गए, राइट। अब जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ है, कौन एक्टिवेट हुआ है, ब्लड प्लेटलेट, तो दोनों के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है, मतलब कि हमारे इंजर्ड टिश्यू में भी और हमारे प्लेटलेट के पास भी एक स्पेशल क्या होता है, प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं दैट्स अ थ्रोम्बोप्लास्टिन, दैट्स अ थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो यहां पे क्या हो गया, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट हो गया, और यहां पे ए दिखाया है वो भी क्या है आपका, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ही टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट हो गए तो वो किसको एक्टिवेट करेंगे, हमारे ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर जो भी कैल्शियम रहेंगे और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स रहेंगे उसको एक्टिवेट करेंगे, राइट। दोनों यहां पे भी प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और कुछ प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे। अब जैसे ही कैल्शियम एक्टिवेट हो गए, मैं आप लोगों को बता दूं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में हम लोग कैल्शियम को भी गिनते हैं। तो जैसे कैल्शियम और कुछ प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए तो क्या करेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर प्रोसेस, लेकिन उसके पहले एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। वी आर कॉलिंग दैट एंजाइम इज अ प्रोथ्रोम्बिनेस, प्रोथ्रोम्बिनेस है ना, प्रोथ्रोम्बिनेस करके एक एंजाइम होता है, उसे वो एक्टिवेट करते हैं। कौन एक्टिवेट करते हैं, कैल्शियम और कुछ प्रोटीन, राइट। अब जैसे ही प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम एक्टिवेट हो गया तो इट विल रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट योर प्रोथ्रोम्बिन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन को आप कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, सी, यहां पे सी लिया है, दैट्स अ थ्रोम्बिन, दैट्स अ थ्रोम्बिन, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब आई थिंक आपको समझ में आ रही हो कि चीजें क्या कैसे हो रही है। अब जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ तो थ्रोम्बिन विल एक्ट एज अ एंजाइम, यहां पे थ्रोम्बिन विल एक्ट एज अ एंजाइम एंड इट विल कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन। सो लास्ट प्रोडक्ट क्या रहेगा, फाइब्रिन रहेगा। लेकिन फाइब्रिन बनेगा किसमें से, फाइब्रिन बनेगा फ्रॉम दी डी पार्ट, डी पार्ट इज योर फाइब्रिनोजेन, दैट्स अ फाइब्रिनोजेन, ओके। ये बहुत ही ओवरव्यू है, यू कैन कॉल, ऊपर से मैंने बताया है कि दिस इज व्हाट वी हैव द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, राइट। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही किसी को इंजरी हुई, चोट लगी, नेक्रोसिस हुआ, तो वहां पे इंजर्ड टिश्यू और ब्लड प्लेटलेट्स दोनों एक्टिवेट हो गए, ठीक है। अभी दोनों ने क्या कर दिया, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन को जनरेट कर दिया। वी आर कॉलिंग ओवर हियर, टिश्यू ने क्या करा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, ब्लड प्लेटलेट ने क्या करा, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। जैसे ही दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट हुए, उसने किसको एक्टिवेट करा, हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम और कुछ प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया। यहां पे भी कैल्शियम और कुछ प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया। अब कैल्शियम और प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद अपना रिएक्शन दिखाते हैं। रिएक्शन दिखाने के बाद वो क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेस करके एक एंजाइम है उसको एक्टिवेट करते हैं। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेस करता क्या है, प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन करेगा थ्रोम्बिन के अंदर, प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन किसमें करेगा, थ्रोम्बिन के अंदर। अब यहां पे थ्रोम्बिन विल एक्ट एज अ एंजाइम वंस अगेन, तो वो क्या करेगा, कैटालिसिस करेगा किसका, फाइब्रिनोजन का, मतलब फाइब्रिनोजन का कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन के अंदर। अब फाइब्रिन क्या होता है, मीन्स आप लोगों ने शायद देखा होगा, शायद ये अनुभव किया होगा कि जब चोट लग जाती है तो ऊपर मतलब जो क्लॉटेड ब्लड होता है उसको अगर आप खींचोगे ना तो एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, रेड कलर का होता है। वी आर कॉलिंग दैट स्ट्रक्चर एज अ फाइब्रिन। तो एट लास्ट क्या बनने वाला है, फाइब्रिन बनने वाला है, ठीक है। तो अगर किसी को चोट लगे और आपने कुछ नहीं भी किया तो पहले ब्लीडिंग होता रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जो ब्लड है वो वहां पे क्लोट हो जाएगा, ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा, राइट। कोई भी मेडिकल ब्रांच में आप लोग जाओगे तो फर्स्ट एड में आपको ये समझने को मिलेगा कि ये प्रोसेस कैसी होती है, क्योंकि वहां पे एक नॉर्मल प्रैक्टिकल होता है, एक्सपेरिमेंट होता है ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम को मेजर करने का, राइट। तो गेट टू नो, आपको पता चलेगा कैसा है वो चीज, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेटलेट्स क्या है। बेसिकली प्लेटलेट्स एक टाइप के सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, जो ब्लड कोएगुलेशन में इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलेंगे, आगे चलेंगे, थर्ड पार्ट पे आएंगे, लिम्फ। ये डायग्राम आप लोग देख लो,
ये पूरे डायग्राम में जो आप लोगों को मतलब थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, न्यूरॉन लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस स्ट्रक्चर इज अ लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स. दिस इज व्हाट वी हैव, लिम्फेटिक वेसल. अब लिम्फेटिक वेसल तो मैंने दिखा दिया, लेकिन अगर मैं लिम्फेटिक सिस्टम की बात करूं, प्रॉपर लिम्फेटिक सिस्टम, तो उसमें क्या होता है, कैसा होता है, थोड़ा समझना पड़ेगा. सबसे पहले इसके अंदर लिम्फ आएगा. लिम्फ एक कलरलेस विस्कस फिजियोलॉजिकल फ्लूइड है एज लाइक योर ब्लड. ठीक है, और ये भी कनेक्टिव टिश्यू है. इट इज ऑल्सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एज लाइक योर ब्लड, राइट. लिम्फ के बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे अपने को मिलता है लिम्फेटिक वेसल्स एज लाइक अ ब्लड वेसल्स. यहां पे मिल जाएंगे अपने को लिम्फेटिक वेसल्स. सही है, यहां पे भी आर्टरी, वेन, कैपिलरीज वगैरह बहुत सारी चीजें होगी, राइट. लिम्फेटिक वेसल्स जाकर फिर कहां पे मिलती है, एक पर्टिकुलर एरिया पे जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक नोड्स. समझना है चीज को, है ना. लिम्फ एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है एज लाइक योर ब्लड. तो ये जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड है, वो क्या होगा, कहां पे चला गया, वो लिम्फेटिक वेसल से बहेगा. जैसे ब्लड ब्लड वेसल से बहता है, लिम्फ लिम्फेटिक वेसल से बहेगा, है कि नहीं ना. लिम्फेटिक वेसल जाकर एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे, एक पर्टिकुलर जंक्शन पे मिलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक नोड. और ऐसे बहुत सारे लिम्फेटिक नोड जिसमें रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे लिम्फेटिक ऑर्गन. दैट विल बी योर लिम्फेटिक ऑर्गन. ठीक है, तो पहले समझना पड़ेगा कि लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, बेसिकली लिम्फ है क्या, है ना. तो मैं एक छोटा सा यहां पे डायग्राम निकालता हूं और आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ क्या होता है, राइट. जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. लेट्स से दिस इज ब्लड कैपिलरी, लेट्स से दिस इज ब्लड कैपिलरी. ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज अ टिश्यू, दिस इज अ टिश्यू. सही है, ये टिश्यू और ये ब्लड कैपिलरी है. तो टिश्यू बहुत सारे सेल से बनता है, जैसे आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं. और ये सेल के बीच में एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, प्लेस होता है. वी आर कॉलिंग इट द इंटरस्टिशियल बोल लो या फिर इंटरसेलुलर स्पेस. इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब इंटरस्टिशियल प्लेस दोनों बोल सकते हैं. ठीक है, अब यहां पे एक पर्टिकुलर जो जगह रहेगी, अभी देखो क्या होता है यहां पे. लेट्स से कि यहां पे ब्लड बह रहा है. ठीक है, डेफिनेटली ब्लड वैसा है तो उसमें से ब्लड ही बहेगा लाइक दिस, इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. लेट्स से कि ये जो है, सॉरी मैं ड्रॉ ही ऐसा कर देता हूं लीकेज फॉर्म में. ओके, सो ब्लड कैपिलरी से जब ब्लड बहेगा उसमें ब्लड प्लाज्मा भी है. तो ब्लड प्लाज्मा से कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, कहां चले जाएंगे, आपके इंटरसेलुलर स्पेस में चले जाएंगे और इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाएंगे लाइक दिस. ओके, अब ये जो चीजें जा रही है ब्लड में से, जो चीजें जा रही है उसके अंदर क्या करेगा, इसमें आपको स्पेशली क्या मिल जाएगा, एक तो ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है वो मिल जाएगा. ठीक है ना, ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है वो मिल जाएगा. और प्लाज्मा पार्ट में भी यहां पे जो जाएगा उसमें प्रोटीन थोड़े से कम रहेंगे, प्रोटीन थोड़े से कम रहेंगे, मतलब ब्लड प्लाज्मा में जितने प्रोटीन होते हैं उससे थोड़े से कम प्रोटीन यहां पे रहेंगे. क्लियर. उसी तरीके से यहां पे और क्या जा सकता है, यहां पे ब्लड कॉर्पस्कल्स भी जा सकते हैं, मतलब कि इसमें स्पेसिफिकली WBCs जो है वो जाने वाले हैं. अब ये प्रोसेस क्यों हो रही है, एक चीज समझ में आ रही है कि ब्लड कैपिलरी है, उसमें छोटे छोटे पोर्स है, छोटे छोटे, वो पोर्स में से ब्लड जो है वो थोड़ा बहुत कहां जा रहा है, आपके इंटरसेलुलर स्पेस में जा रहा है, और यू कैन कॉल इंटर टिश्यू स्पेस बोल सकते हैं उसको, उसमें जा रहा है. ठीक है, तो ये मटेरियल यहां पे जो जा रहा है उसमें क्या क्या जा रहा है, एक चीज समझ में आ रही है कि ब्लड प्लाज्मा जा रहा है, उसमें से प्रोटीन बहुत कम जा रहा है, या फिर ब्लड कॉर्पस्कल पार्ट जा रहा है, उसमें से सिर्फ WBC जा रहे हैं, RBC और प्लेटलेट्स नहीं जा रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे जो मटेरियल गया है लाइक दिस इज अ मटेरियल ओवर हियर. अब ये मटेरियल जो है वो जाएंगे एक पर्टिकुलर फ्लूइड बनाएंगे. ओके, और ये जो फ्लूइड रहेगा, वी आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर फ्लूइड जो यहां पे बनने वाला है एज अ लिम्फ, एज अ लिम्फ. ओके, तो समझ में आ गया लिम्फ क्या होता है. लिम्फ एग्जैक्टली थोड़ा बहुत सिमिलर आपके ब्लड के जैसा होता है, जिसमें सिर्फ WBC रहेगा. अगर सेल पार्ट की बात करें तो सिर्फ WBC रहेगा. अगर प्लाज्मा की बात करें तो जिसमें ऐसा पार्ट, ऐसा लिक्विड पार्ट जिसमें प्रोटीन्स बहुत कम होते हैं. ठीक है, सो दिस इज लिम्फ. अब बेसिकली ये लिम्फ कहां पे जाएगा, ये लिम्फ जाएगा आपके लिम्फेटिक वेसल में. लेट्स से दिस इज अ लिम्फेटिक वेसल, दिस इज अ लिम्फेटिक वेसल. ठीक है, तो ये जो लिम्फ है वो कहां चले जाएगा, लिम्फेटिक वेसल में चले जाएगा. समझना है, प्रोसेस समझने का ट्राई करना, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को. ठीक है, अब ये लिम्फेटिक वेसल में लिम्फ गया क्यों,
मतलब कि कुछ मटेरियल्स ब्लड में से इंटरसेलुलर स्पेस में चले गए और वहां से फिर वो फिर से लिम्फेटिक वेसल में चलेंगे। तो क्यों गए, क्या काम पड़ा, इसका रीजन क्या है, मैं आपको बता दूं इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ टॉक्सिक मटेरियल, कुछ पॉइजनस मटेरियल होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में एज इट इज नहीं रह सकते और ब्लड से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकते। उसको डिटॉक्सिफाई करना, वो वेस्ट को प्रॉपर्ली यू कैन कॉल एक प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो वैसे कुछ मटेरियल पहले ब्लड में से इंटरसेलुलर स्पेस में जाएंगे, बोले तो लिम्फ में जाएंगे, फिर वो लिम्फ जाएगा लिम्फेटिक वेसल के अंदर। अब वो लिम्फेटिक वेसल जो है वो कहां पे मिलेंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे ये पार्ट को, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके अगर नोट्स बनानी है तो यू कैन गो विद नोट्स ऑल्सो विद पॉजिंग ऑफ वीडियो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है इसके अंदर। राइट, अब इतना समझ में तो आ गया मुझे कि अभी जो है लिम्फ कहां चला गया, लिम्फेटिक वेसल में चला गया। अब ये बहुत सारी ऐसे लिम्फेटिक वेसल जो है, ऐसी बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल आकर एक जंक्शन पे मिल जाती है ना। कहां मिल जाती है, एक जंक्शन पे मिल जाती है और वो जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट एज अ लिम्फेटिक नोड, दैट्स अ लिम्फेटिक नोड। और लिम्फेटिक नोड में प्रॉपर्ली क्या होता है, यहां पे एक प्रोसेस होती है, बहुत ही फेमस प्रोसेस है, दैट्स अ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि लिम्फ के अंदर क्या था, डब्ल्यूबीसी था, और डब्ल्यूबीसी में क्या थे, स्पेशल टाइप के डब्ल्यूबीसी यहां पे होते हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट्स, जैसे कि लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट आपको पता है क्या करते हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, है ना। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो टी और बी लिम्फोसाइट्स क्या करने वाले यहां पे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच प्रोसेस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस। और जो भी टॉक्सिक मटेरियल रहेगा, जो भी पॉइजनस मटेरियल रहेगा हमारे ब्लड में, उसको पूरी तरीके से यहां पे डिटॉक्सिफाई कर देंगे। सही है। अब सब कुछ करने के बाद फिर से क्या होता है, ये जो लिम्फ है वो मटेरियल को लेकर आगे बढ़ेगा इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। अब जब ये लिम्फेटिक वेसल आगे चला गया, आगे बढ़ गया, तो लिम्फ क्या करेगा, वंस अगेन वही मटेरियल को टिश्यू में डाल देगा। वही जो मटेरियल उसको क्या कर देगा, टिश्यू में ऐड कर देगा, जो कि डिटॉक्सिफाई है, मतलब टॉक्सिक नहीं है अभी सही है मटेरियल, एकदम सेफ है ना। और फिर से ये मटेरियल कहां पे चले जाएगा, इट विल गो वंस अगेन इनटू द ब्लड कैपिलरी। कहां चला जाएगा वो, आपके ब्लड कैपिलरी में चला जाएगा, है क्या नहीं। तो ये मटेरियल फिर से कहां पे आ गया, आपके ब्लड के अंदर आ गया, ब्लड कैपिलरी में, ब्लड के अंदर आ गया। तो बेसिकली आई कैन से कि लिम्फेटिक सिस्टम जो होती है, मतलब लिम्फ जो होता है बेसिकली वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है लाइक दिस, और इट विल एक्ट एज अ मिडल मैन फॉर टिश्यू ड्रेनेज। इट विल एक्ट एज अ, पूरा इरेज कर देता हूं। सो बेसिकली आई कैन गो विद दिस कि लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम इज एक्टिंग एज, और इज, जस्ट अ मिनट, ठीक है चलो। लिम्फ इज मिडलमैन, लिम्फ इज एक्टिंग एज अ मिडलमैन फॉर टिश्यू ड्रेनेज, फॉर टिश्यू ड्रेनेज। ये मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं कि लिम्फ विल एक्ट एज अ, और लिम्फ इज एक्टिंग एज अ मिडलमैन, लिम्फ इज एक्टिंग एज अ मिडलमैन फॉर द टिश्यू ड्रेनेज प्रोसेस। तो ये एक चीज समझ में आ गई कि कैसे वो हार्मफुल टॉक्सिक्स को या फिर वेस्ट मटेरियल को ब्लड से लेकर डिटॉक्सिफाई करके फिर से ब्लड में डाल देता है, जिससे ब्लड के सेल्स सेफ रहे, है ना, और अच्छी तरीके से एक्सक्रीशन प्रोसेस हो पाए। ये पहली चीज समझ में आ रही है। दूसरी चीज ऐसी होती है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्पेशल टाइप की लिम्फेटिक वेसल होती है। वी आर कॉलिंग दैट स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फेटिक वेसल एज अ लैक्टियल्स। क्या बोलते हैं उसको अपन, लैक्टियल्स कहते हैं। और ये लैक्टियल्स जो है, दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट और लिपिड, है ना। फैट और लिपिड में का एब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली फैट और लिपिड से क्या बनेगा आफ्टर डाइजेशन, इससे बनेगा आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्या बनने वाला है, फैटी एसिड एंड
ग्लिसरॉल हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। जो ये बनने वाला है तो इसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लैक्टियल्स। जब हायर स्टडी पे जाओगे, जब नीट की स्टडी करोगे तो गेट टू नो के लैक्टियल्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के विली स्ट्रक्चर के अंदर एंट्रैप्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और वो कैसे हमारे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को रिस्पॉन्सिबल है एब्सॉर्प्शन करवाने के लिए एंड देन फॉर एसिमिलेशन प्रोसेस। सही है, तो दो चीज समझ में आ रही है। लिम्फ इज एक्टिंग एज लिख देता हूं, ठीक है, तो नोट्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लिम्फ इज एक्टिंग एज अ मिडल मैन फॉर टिश्यू ड्रेनेज प्रोसेस। सही है। दूसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है स्पेशल टाइप की, कहां पे होती है वो भी लिख देता हूं मैं, विली जो होती है, विली, तो विली में होती है, यू कैन कॉल लिम्फेटिक वेसल, और जो क्या होती है लैक्टियल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ दिस फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये दूसरी चीज हो गई। एंड थर्ड वी कैन गो विथ दैट्स लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम। मैं लिम्फेटिक सिस्टम लिख देता हूं अभी। लिम्फेटिक सिस्टम इज एक्टिंग एज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट और पाथ फॉर एक्टिंग ऑफ योर लिम्फोसाइट्स। मतलब कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो यू कैन कॉल कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है पूरी तरीके से। क्योंकि एज यू नो वेरी वेल ना कि लिम्फ के अंदर क्या रहेंगे, सिर्फ डब्ल्यूबीसी रहेंगे। डब्ल्यूबीसी में क्या रहेगा, बेसिकली मैक्रो मतलब फैगोसाइटोसिस करने के लिए क्या रहेगा वहां पे, न्यूट्रोफिल्स भी है या फिर लिम्फोसाइट्स भी है। और मैंने बताया था ऑलरेडी कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा स्पेशल टाइप के सेल्स है हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए, उसके बिना इम्यून सिस्टम नहीं है। तो वो रोल भी कौन प्ले कर रहा है, कहीं ना कहीं पे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम रोल प्ले कर रहा है ना। तो तीन बेसिक फंक्शंस जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के रिगार्डिंग मैंने बता दिए। राइट, एक बार रिवाइज करूंगा। लिम्फ एक फ्लूइड होता है, कलरलेस विस्कस थोड़ा सा फ्लूइड होता है एज लाइक योर ब्लड, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि यहां पे प्लाज्मा में सिर्फ प्रोटीन कम रहेंगे लिम्फ में, और डब्ल्यूबीसी रहेगा इन द केस ऑफ ओनली सेल्स। फिर ये जो लिम्फ है वो बहेगा अपने लिम्फेटिक वेसल्स में से, एज लाइक आर्टरी, वेन और कैपिलरी हमने देखी थी, तो यहाँ पे भी लिम्फेटिक वेसल में से लिम्फ बहेगा। फिर वो एक जंक्शन पे जाके मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक नोड, जहां पे पूरी तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा टॉक्सिन मटेरियल्स का। राइट, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, फिर से वो जाएंगे हमारे टिश्यूज सेलुलर स्पेस में जाएंगे, है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएंगे, और वहां से फिर से वो ब्लड में चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से मैंने थोड़ा ओवरऑल व्यू आपको बता दिया है कि क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम और कैसे दिस लिम्फेटिक सिस्टम इज हेल्पिंग अस, और यू कैन कॉल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्लियर? आई होप कि आपको ये पूरी चीज क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। मैं बहुत ट्राई करूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्लियर? सो एट लास्ट आई कैन गो विथ saying thank you so much to all of you for listening this particular video। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि लाइफ प्रोसेस में से हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है, रेस्पिरेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हमने कंप्लीट कर लिया है। राइट, अभी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स रिमेनिंग है एंड एक्सक्रीशन पार्ट पूरा रिमेनिंग है। राइट, उसके बाद मैं और एक बार बता दूं, उसके बाद मैं फिर से क्या करने वाला हूं, एनसीईआरटी में जितनी भी एक्टिविटीज दी है उसको हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज वो ओलंपियाड में आ सकता है। मोर टू नो करके बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर विद दिस? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्थी।